अब तक बजट में लोगों का ध्यान इसी बात पर होता था कि सरकार गरीब, किसान, नौजवान, नौकरी पेशा, महिलाओं के लिए क्या ऐलान करने वाली है। बजट में राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई भी ऐलान नहीं हो सकता था। इस बारे में किसी ने नहीं सोचा भी। इसीलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जब बजट में राजनीतिक पार्टियों का हिसाब बिगड़ने का ऐलान किया तो लोग चौंक गए और सबसे ज्यादा हैरान हुए राजनीतिक पार्टियों के नेता। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना कि राजनीतिक पार्टियां अपने फंड का अधिकांश हिस्सा अज्ञात चंदे के रूप में दिखाती है, जो कैश में मिला चंदा बताया जाता है। राजनीतिक पार्टियों को अब तक 20,000 या उससे कम चंदे का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होती। इससे राजनीतिक पार्टियों के हिसाब किताब में पारदर्शिता नहीं आई है। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि राजनीतिक पार्टियां अब सिर्फ 2,000 का चंदा ही कैश में ले सकती हैं। इससे ज्यादा चंदा या तो चेक से लिया जा सकता है या फिर डिजिटल पेमेंट से। इसके अलावा आरबीआई एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव भी है, जिससे चुनावी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। चंदा देने वाले बॉन्ड खरीदकर अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को दे सकेंगे। बाद में उस बॉन्ड को तय समय सीमा में राजनीतिक पार्टियां अपने खाते में कैश करा सकेंगी। दरअसल सरकार को यह सुझाव चुनाव आयोग ने हाल ही में दिया था। प्रधानमंत्री मोदी भी राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता पर जोर दे रहे थे, लेकिन बजट में इसका इंतजाम हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब तक नगद राशि 20,000 रुपए तक हो सकती थी, उसको घटाकर 2,000 रुपया कर दिया गया है। और एक और प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि राजनीतिक चंदे में भी पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए रिजर्व बैंक ने जो के माध्यम से एक फंड बनेगा जिसमें प्राइवेट कंपनीज पैसा दे सकेंगी और उस फंड से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकेगा। अब स्लैब की बात आप कर रहे हैं कि 3 लाख से 5 लाख वाले स्लैब 10% से 5%, कितने लोग इसमें कवर्ड होंगे? हम समझते हैं कि 1-1.5% लोग मुश्किल से कवर होंगे। उन 1-1.5% लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, लेकिन बाकी 98.5% लोगों का क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं। तो सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियों पर लगाम लगेगी या फिर 2,000 की अब कई सारी रसीद कटेंगी। पहले 20,000 की एक रसीद कटी थी, अब 2,000 की रसीदें कटेंगी। पेपर वर्क तो बढ़ेगा, लेकिन चंदा उसी तरह से चलता रहेगा। क्या ये नहीं करना था कि पूरा डिजिटल पेमेंट हो, या चुनावी चंदे को कैश से देना क्या पूरी तरह बंद नहीं कर देना था? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नलिन कोहली हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब हैं, डॉक्टर एमएच खान साहब जो कि बीएसपी के स्पोक्स पर्सन हैं, श्रवण गर्ग जी सीनियर जर्नलिस्ट और राजीव कुमार कन्वीनर एडीआर बिहार के। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी भी एक रूम बचा हुआ है। रूम ये है कि अब आप पहले 20,000 की 19,500 की रसीद काटते थे, अब 1,900, 1,998 ऐसी रसीद काट सकते हैं। खेल तो जारी रह सकता है। नहीं, ऐसा है, दुनिया में कोई कानून हो तो उसको जो तोड़ना चाहे उसका कोई तोड़ करते हैं, फिर उसमें जब आपके पास जानकारी आती है तो कानून में और प्रावधान लाए जाते हैं। तो ये तो हर कानून के लिए लागू है, और इसमें मुझे लगता है जिनकी तोड़ने की मंशा होती है लेकिन पकड़े भी तो जाते हैं। इस स्कीम को थोड़ा सा हम समझ ले दीपक जी। नहीं, अंतर यही है नलिन जी कि पॉलिटिकल पार्टियां पकड़ी नहीं जाती हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स का कंप्लायंस नहीं करती है, चुनाव आयोग का कंप्लायंस नहीं करती है, यही दिक्कत है। आप अगर पूरा सुन लें दीपक जी तो हो सकता है कि कुछ चीजें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने एक तो जो प्रश्न उठाए अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में, वही उस सब पे ही में आ रहा था। धन्यवाद। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि इसको थोड़ा आप समझिए। पहले क्या था कि 20,000 रुपए तक, और 20,000 कोई कम अमाउंट नहीं है, 20,000 तक आप अगर देते तो अनोनिमिटी था, कहने की जरूरत नहीं थी। अब आपका मैं आर्ग्यूमेंट ले लूं कि 2,000 तक अगर करें तो आपको 10 गुना ज्यादा आपको ऐसी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तो वो भी तो अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है। जब तक इकोनॉमी 100% डिजिटल ना हो जाए, कैश को 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते।
लेकिन मोदी जी की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है कि हम डिजिटल इकोनॉमी बनते जाए और बहुत कुछ हो रहा है। अब आ जाते हैं जो बॉन्ड की स्कीम है, एक विषय और इससे जुड़ा है, वो है कि कई लोग मानते थे कि हम अपनी पहचान देना नहीं चाहते ताकि राजनीतिक दल दूसरे हो या किसी को जानकारी मिले, हमें कल तंग ना करे कि आपने इनको दिया हमें नहीं दिया, या आपने इनको थोड़ा ज्यादा दिया हमें कम दिया, या आपने इनको क्यों ही दिया, आपको देना ही नहीं चाहिए था। तो इसके लिए क्या है, बैरियर क्रिएट हो रहा है। ये जो बॉन्ड आप जो बता रहे थे, इसमें खासियत यह है कि बॉन्ड तो आरबीआई का है, लेकिन पेमेंट उसका ओनली थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन हो सकता है, कैश में नहीं। यदि कैश से आप इसको ले रहे होते बॉन्ड को, तो शायद ये आर्ग्यूमेंट होता कि आप उतना ज्यादा बॉन्ड कैश में खरीद लीजिए। लेकिन कल हमारे वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि ये बैंक के माध्यम से ट्रांसफर होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो बैंक में पैसा है, मतलब अकाउंटेबल फंड माना जाता है या उसका एक्सप्लेनेशन लेना आसान है, उसके आधार पे आप बॉन्ड खरीदते हैं। अब बॉन्ड जो है वो बेरर है, तो जब राजनीतिक दल डालता है वो बॉन्ड और उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, लेकिन सोर्स ऑफ फंड्स बैंक अकाउंट के माध्यम से ही आ रहा है, कैश से नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है। सेकंड, आज हमारे हसमुख आडिया साहब ने सरकार की तरफ से कहा कि 16 दिसंबर तक ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक दल उनको इसका प्रावधान का जो बेनिफिट है टैक्स फ्री का, वो आप पर अप्लाई नहीं करेगा। तो इसमें कई चीजें डाली जा रही है ताकि इसको कर्टेल किया जाए। हो सकता है कि कुछ मात्रा में कहीं मिसयूज हो, लेकिन यदि मिसयूज है तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। लेकिन अपने आप में यह बहुत बड़ा और एक ऐतिहासिक कदम है, जो मतलब पारदर्शिता भी लाएगी और राजनीतिक फंडिंग में शुचिता भी लाएगी। मीम अफजल साहब, क्या वाकई इससे चुनावी चंदे का धंधा बंद हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मुझे ये जो काम किया गया है उसकी जो नीयत है उस पर शुबा है। और ये चूंकि पॉपुलर एक स्लोगन टाइप चीज है, और एक आम तौर पर आप किसी से भी बात करें तो वो कहता है कि मैं नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को बताना चाहिए कि चंदा कहां से आया। और ये बात आज की नहीं है, बहुत अरसे से बहस में है। तो चूंकि चुनाव सामने था तो उन्होंने एक कदम उठाया, दूसरा कदम नहीं उठाया। जो कहा गया है उसका हमारे यहां राहुल जी तक ने कहा है कि कोई भी ऐसा चुनाव के लिए सुधार होता है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात आपने याद होगा, हमेशा जब ये बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक कंसेंसस की बात करती हैं कि सबसे मशवरा करके चुनाव सुधार करना चाहिए। सरकार ने ये आर्बिट्री कदम उठा करके, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले से कह दूं, कभी आप समझें कि हम मुखालफत कर रहे हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये आर्बिट्री कदम है जो सरकार ने उठाया। और किसी भी पार्टी को, जब अरुण जेटली जी इसको पार्लियामेंट में कहने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने सबकी तरफ देखकर लोकसभा में कहा, अब मैं जो हूं आप सबसे मुताल्लिक एक अहम मसला उठाना चाहता हूं और एक अहम ऐलान करना चाहता हूं। गोया उससे पहले किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था और ना ही पॉलिटिकल पार्टी से कोई मशवरा किया गया था, और उन्होंने ये कदम उठाया। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि क्या जो काम 20,000 के लिए किया जाता था, क्या वो आज 2,000 के लिए नहीं किया जा सकता? चाहे 10 गुना उसमें कागज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर करने वाला होगा तो वो काम भी करेगा। जहां तक बॉन्ड की बात है, उसके बारे में कोई क्लैरिफाई अच्छी तरह से नहीं किया गया है कि बॉन्ड जो लोग नाम अपना जाहिर नहीं करना चाहते, क्यों नहीं जाहिर करना चाहते और उसको सरकार क्यों मान रही है, और जो 20,000 से कम चंदा देने वाले थे उनका नाम सरकार जो है वो क्यों चाहती है, या लोग भी चाहते हैं अगरचे। तो दोहरे पैमाने नहीं हो सकते। ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग का मामला है, इस पर बहुत सीरियस बहस करने की जरूरत है और इसको आर्बिट्री तरीके से सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। मेरा ये मानना है कि ये एक पॉपुलर स्लोगन है, इसलिए इन्होंने एक पॉपुलर मेजर लेकर के ये ऐलान किया है। और आप देख रहे हैं कल से जो लोग हैं काफी लोगों में मैसेज जा रहा है कि मोदी सरकार ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, जबकि ज्यादातर मैं जिस चैनल पर भी मैं जा रहा हूं या सुन रहा हूं, एक बड़ा तबका ये बात कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर चोर है तो चोर चोरी से जाएगा, हेराफेरी से नहीं जाएगा, वो करना ही करना है उसको।
नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आप किसी एक दोनों political के party की सामने बात एक नहीं कर रहा, तथ्य कोई भी कर रखना सकता है। चाहता हूं, मैं आप दोनों के सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं जिसमें सभी देश की राजनीतिक पार्टियां शामिल है। 2004 से 2015 तक जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 11,000 करोड़ के आसपास चंदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को मिला है, 11,000 करोड़, लेकिन 8,000 करोड़ के आसपास वो ब्लैक में मिला है। 8,000 करोड़। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इतना बड़ा चंदा खोना चाहेंगी? क्योंकि सबको चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सबसे पहले नलिन को लीजिए आप। पहली बात है, काले धन का कोई अनुमान लगाने का यही कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोग कहते थे एक 400 करोड़ का एक रिपोर्ट है, काला धन सोसाइटी में है, इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन लिया गया। अगर हम सारे सूत्रों को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जब समाज में एक कदम उठाया गया कि काले धन को हम कैसे एक ही इकोनॉमी करें कि दो पैरेलल अर्थव्यवस्था ना चले, तो उसके लिए डिमोनेटाइजेशन या रिमोनेटाइजेशन लाया गया, सारा काम बैंकों के माध्यम से ही हो। तो एक प्रश्न उठने लग गया था लगातार कि राजनीतिक दल तो अभी तक 20,000 रुपए ले रहे। मैं खुद डिबेट्स में बैठा हूं जहां पर यह प्रश्न उठाया जाता था। अब जब कदम उठाया जा रहा है तो कई लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं हैरान हूं कि मीम अफजल साहब इतने वरिष्ठ है लेकिन इसमें ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, विचार विमर्श नहीं हुआ। हर सरकार के ऊपर दायित्व है कि कुछ सुधार लाए जो देश के हित में हो। कांग्रेस को किसी दशकों से मैं खुद सुन रहा हूं, तो इसीलिए ना काम करना, काम नहीं करना और कोई और करे उसमें फिर दोष ढूंढना, ये उनकी मंशा हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें सुधार की अगर आवश्यकता है तो सुधार की जाएगी, सुधार लाई जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्या कदम नहीं उठाना चाहिए राजनीतिक फंडिंग और उसकी सूचिता के लिए? भीम अफजल साहब, आपने सुना, आपके इस तर्क से सहमत नहीं है नलिन कोहली जी? नहीं, नलिन कोहली जी तो सहमत होंगे नहीं और मैं उनके तर्क से सहमत नहीं होऊंगा, ये तो कोई खास बात नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अनगिनत प्लेटफॉर्म पर उन्होंने, उनके प्रवक्ताओं ने, उनके लीडर्स ने यह नहीं कहा कि चुनाव सुधार के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते कि सारी पार्टियां मिलकर के इसको तय करें। जब इन प्रिंसिपल आप ये बात मानते हो कि सबको ही मिलकर तय करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, तो फिर अचानक आपको ये फैसला क्यों करना पड़ा? तो जाहिर है आपकी नीयत की तरफ भी देखा जाएगा, और नीयत चूंकि इलेक्शन है और वक्त से पहले बजट लाया गया है, तो हम आपकी नीयत पे शुबा कर रहे हैं, इससे कोई नहीं रोक सकता हमको। और हमारा इल्जाम है ये कि आप जो एक कदम पूछ करके भी उठा सकते थे, मशवरा करके भी उठा सकते थे, ये कोई डिमोनेटाइजेशन तो है नहीं जिसके बारे में आप, जो काले धंधे की बात है, काले पैसे की बात है, तो दीपक जी आप मुझे बताइए, इस सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया बगैर किसी मशवरे के, जाहिर है सीक्रेसी का उसमें बहाना था, इतना बड़ा कदम उठाया, पूरे देश को लाइन में लगा दिया, 120 लोग उसमें मर गए, और उसके बाद जिस वो जो बता रहे हैं हमारे नलिन कोहली जी, अनुमान तो था 3 से 4 लाख करोड़ रुपया जो है वो ब्लैक मनी आ जाएगी, पकड़ी जाएगी या आएगी नहीं। अब सवाल यह है कि जो आखिरी रिपोर्ट आई है वो 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ के करीब आया है पैसा, उसके अंदर भी सोना ज्यादा है, कैश कम है, तो सारा पैसा वापस बैंकों में आ गया। तो आपने जो इतने बड़े देश को इम्तिहान में डालने का काम किया, उसके बाद ब्लैक मनी के हवाले से आप कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने, ये तो बता दीजिए। दूसरी अहम बात कि अगर यह भी ब्लैक मनी को रोकने का एक कदम है, तो इसको अभी इलेक्शन से पहले, चंद रोज पहले, यानी आज 2 तारीख है, 4 तारीख को यहां चुनाव के वोट पड़ने वाले हैं, तो इस वक्त करने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो 2.5 साल बाकी थे, ये इलेक्शन तो हो जाने देते। अगर ये आज आपने ऐलान किया है तो इससे ये कहीं किसी भी हालत में इस मौजूदा इलेक्शन के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ना ही ब्लैक मनी का काम रुकने वाला है अगर कुछ करने वाले लोग मौजूद है तो इस वक्त करना आपका ये जो मेरा शुबा है, ये शुबा नहीं है, बल्कि मुझे यकीन है कि सरकार ने सिर्फ इलेक्शनी हथकंडे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। नलिन कोहली जी, आप सच बोलिएगा, और मैं सवाल दोनों से पूछता हूं, क्या बीजेपी ने आज तक अपने चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं किया है? आप साफ तौर पे कह सकते हैं?
मैं देखे अकाउंट्स हैंडल नहीं करता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप दूसरी तरफ ये देखिए, हम पर आरोप लगता है इतना चंदा आपने इकट्ठा किया जो हमारे वो दिए जाते हैं। काले धन की एक दिक्कत है देश के अंदर में, लेकिन उसको अगर हम लोगों को उससे फायदा हो रहा होता पार्टी को भी सबसे ज्यादा चंदा, आपको भी पार्टी को भी सबसे ज्यादा चंदा कैश में मिला है। एक सेकंड, हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे होती थी इनकम टैक्स का। देखिए दीपक जी, थोड़ा इसको एक कानूनी रूप से एक सेकंड समझिए। कोई प्रावधान जब होता है किसी भी कानून में, उसके तहत कुछ अगर होगा तो वो गलत नहीं है। उसमें आप बदलाव लाएंगे तो जो नया बदलाव है उसके तहत काम होगा वो सही होगा, पुराने के हिसाब से गलत हो जाएगा। मीम अफजल साहब कह रहे सलाह मशवरा नहीं हुआ, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में 20,000 तक की छूट थी, ना केवल राजनीतिक दलों को, आपको, मुझे, किसी हर नागरिक को यह छूट थी कि 20,000 से कम आप पैसे कैश में ले सकते हैं। अब ऐसा है, इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव आएगा। बदलाव कब आएगा? जब बजट में ऐलान करते हैं तो इनकम टैक्स रिलेटेड या डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड जो भी आपके अलग अलग प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता होती, जैसे टैक्स का रेट घट जाएगा, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस में फर्क होते हैं, कई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फर्क होता है, तो ये सारी चीजें एक साथ ही होंगी। और ये कहना कि सलाह मशवरा, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर के महीने में देश को संबोधित करते समय कहा था कि हमें कुछ करना चाहिए इसमें। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने खड़े होकर यह कहा कि मोदी जी हम सब मिलकर इसको कुछ करें? काम तो करना नहीं, काम अपने कार्यकाल में किया नहीं। प्रधानमंत्री जी जब उसके लिए एक आह्वान देते हैं उसके साथ जुड़ना नहीं, और जब सरकार और प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय लेते हैं तो उसकी आलोचना करना। श्रवण गर्ग जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां वाकई पार्टी की फंक्शनिंग में पारदर्शिता लाना चाहती है? क्योंकि आज तक कोई भी पार्टी आरटीआई के दायरे में आने को तैयार नहीं हुई। देखिए, राजनीतिक पार्टियां अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहती हैं और इस तरह के तमाम धंधे बंद करना चाहती हैं तो चुनाव में फिर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि इनको नियत पर शक है। मैं नियत पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके क्रियान्वयन पर मुझे शक है। राजनीतिक दल जो चंदा प्राप्त करते हैं वो चंदा लोग देते नहीं है, चंदा वसूला जाता है, और ये चंदा बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी राशि के रूप में लिया जाता है। नहीं, छोटे छोटे लोगों से भी लिया जाता है। लोकल कैंडिडेट श्रवण जी, आपको पता होगा, छोटे छोटे लोगों से भी लेता है चंदा, छोटे व्यापारियों से, दुकानदारों से, छोटे धन्ना सेठ से। तो ये तो ये दादागिरी से चंदा वसूला जाता है और छोटे स्तर से लगा के बड़े स्तर तक इसको लिया जाता है। तो मुद्दा यह है कि क्या ये चंदा वसूली जो होती है वो बंद हो जाएगी? वो ऐसा नहीं होगा। दूसरा मुद्दा यह है कि जो बोगस डोनर्स हैं उनको कैसे रोकेंगे? अगर आप 20,000 की राशि को 2,000 कर रहे हैं तो 10 डोनर्स जैसे पैदा हो गए, उसको कैसे रोकेंगे? तो ये कोई मामला मंदिर का नहीं है कि वहां कोई गुप्त दान हो रहा हो और लाखों करोड़ों रुपए लोग डाल रहे हों। ये अगर नियत में शक इसलिए नहीं है कि अगर ये कदम सरकार अगर ईमानदारी से क्रियान्वित करना चाहती है तो इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे और काफी ईमानदार लोगों को कम पैसे में चुनाव लड़ने की सहूलियत मिल जाएगी। मुद्दा यह है कि सरकार इसको एग्जीक्यूट कैसे करना चाहती है। राजनीतिक दल तो कोई भी इसके लिए अपना समर्थन नहीं देगा। कांग्रेस ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि वो ऐसे किसी भी कदम का समर्थन करने को तैयार हैं, पर देश के बड़े बड़े कई राजनीतिक दल जो हैं इसका समर्थन नहीं करेंगे। पर एक ये कदम जो उठाया है सरकार ने, इसकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। इसके क्रियान्वयन को लेकर कुछ बाधाएं जरूर आएंगी। हो सकता है कि सरकार उसके बारे में सोच रही हो कि उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, इस पर हम बहस करेंगे। एडीआर से पूछेंगे कि जब राजनीतिक पार्टी तो चंदे का हिसाब देने में पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत क्यों है? सीधे चलते हैं राजीव कुमार के साथ, जो कि कन्वीनर हैं एडीआर के। एडीआर ही वो संस्था है जो राजनीतिक पार्टियों के ऑडिट करती है, एक तरह से यह माना जा सकता है। और एडीआर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करके
किसको कितना फंड मिला, किसने क्या किया, क्या खर्च किया, जितनी जानकारी मिल सकती है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। राजीव जी, जानना चाहता हूं कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी चंदे का हिसाब देने में इतनी हिचकती क्यों है? देखिए, ये पूरे राजनीति को और पूरे देश को चुनाव से जितना प्रभाव पड़ता है उतना किसी भी चीज से नहीं पड़ता है, और चुनाव को लेकर ही सारे खेल होते हैं। जैसे एक बाबू बेटी की शादी के नाम पे सारे काम करते हैं, उसी तरह चुनाव के नाम पर राजनीति सारे काम करती है। और आप जानते हैं राजनीति में बाहुबल और धनबल ये एक ऐसा जिताऊ फैक्टर बन गया है, और इसके पीछे का जो खेल है वो पैसे का खेल होता है। पिछले कुछ वर्षों में पैसे का जो खेल है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने लगा है भारतीय चुनाव को। और चुनाव में फंडिंग का जो मामला है इसको लेकर लॉ कमीशन ने 99 में ही लिखा था, लेकिन एडीआर ने 7 में आरटीआई दायर किया और 13 में फैसला आया केंद्रीय सूचना आयोग का। लेकिन तमाम नोटिस के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी राजनीतिक दल जो है इस पर कभी भी सोचने का प्रयास नहीं किया। हम मोदी जी के नियत पर संदेह नहीं करते, मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि श्रवण गर्ग जी ने कहा कि इसके क्रियान्वयन पर थोड़ा सा संदेह है। आप जानते हैं कि इस देश में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिसका 100% अज्ञात स्रोत से चंदा होता है। आखिर वैसा कौन सा स्रोत है जिसका नाम बताया नहीं जा सकता है और सारा अज्ञात से होता है? पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां मुझे लगता है कि 70-80% अज्ञात स्रोत से चंदा होता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां 100% स्रोत जो है बताए जाते हैं। यहां इंडिया में सबक लेना चाहिए बराक ओबामा से, जिसने 12 में जब चुनाव हुआ तो एक एक पैसे का हिसाब वो डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन हुआ और उसने हिसाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। खान साहब, क्या कारण है कि आपकी पार्टी पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा पीछे के दरवाजे से चंदा लेती है, पीछे के दरवाजे से फंड लेती है? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हमारी पार्टी, मैं आप ये कह रहे हैं, लोग हंसेंगे सुन के। तबके नहीं, लोग हंसेंगे तो हम लोग भी हंस रहे हैं आपकी बात पे, आपकी बात पर हंस रहे हैं। आप बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के आरोप लगा दिया आपने, तो इस पे भी तो हंसी लोगों को आएगी, हमारे पार्टी के लोग आपके ऊपर हंसी आएगी कि ये क्या बात कह दी आपने। भाई, हमारी पार्टी का तो जितना हिसाब किताब है, एक एक पाई का हिसाब किताब जमा है। 1 रुपये से लेके 20 रुपया, 20 रुपये लेके 100 रुपया, 100 रुपया लेके 10,000, जब तक 20,000 तक का था 20,000 तक का चंदा हमारी पार्टी का हिसाब बिल्कुल क्लियर है। अब उस लोगों से जो लोग 500 करोड़, 800 करोड़, 1,000 करोड़, 500 की शादियां करते हैं, जिसके मंत्री अभी इनके गाड़ियों में 90-90 लाख रुपया पकड़ा जाता है, उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं। अब ये अभी मोदी, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूं। पहले खान साहब, मैं सबको बोल रहा हूं, इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में हर पॉलिटिकल पार्टी नंगी है, क्योंकि 80% पैसा जो है वो 150 आदमी मर गए, उस पर सब ब्लैक मनी आता है, काला धन आता है। उसके बाद उसमें कितने लोग पकड़े गए? कौन सा काला धन बाहर आया? कहीं कुछ नहीं आया। किसी को कुछ फायदा हुआ तो बताइए दीपक चौरसिया जी, कहीं किसी को कोई फायदा नहीं, कष्ट ही कष्ट हुआ। उसके बाद जब देखा इन्होंने नोटबंदी में फेल हो रहे हैं, तब इन्होंने अपना एक दूसरी चीज लाकर खड़ी कर दिया। ये जुमला पार्टी है, इसमें कहीं कुछ कोई दम नहीं है। और हमारे ऊपर तो हमारी आईटी जांच कर रही है, हमसे क्यों आप इतनी बात पूछते हैं? जांच की नौबत क्यों है? अगर आप पारदर्शी होते, पारदर्शिता करते, अनाप शनाप पैसा नहीं जमा करते, तो आईटी की जांच थोड़ी शुरू होती। सबजन हिताय सबजन सुखाय की पार्टी है, तो हमारे ऊपर एक दलित महिला, जो अब सबको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन जा रही हैं, हर आदमी उसी बात पे तुला पड़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा करप्शन हमारी पार्टी में है। क्यों भाई? जरा गडकरी जी की लड़की की शादी हुई,
50 कम से कम प्लेन उतरे होंगे, चार्टर्ड प्लेन उतरे होंगे। नहीं ये गलत है। जो तथ्य को आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उनका आरोप नहीं लगा सकते। जिन तथ्य के सबूत नहीं है, आप उनका आरोप नहीं लगा सकते। पूर्व मंत्री की तो वे सब बातें आप भुला करके अब एक इंगित करना बिना किसी जांच, बिना किसी चीज के, हम इस बात का खंडन करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी निंदा अपने पास रखिए। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कंडक्ट क्या है। मैं अब इस पर एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मीम अफजल साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आरटीआई का जो डोनेशन, आरटीआई का जो बॉन्ड है, वो भी तो आरटीआई के दायरे में आता है। अगर मैं पूछता हूं आरबीआई से कि आपने फलाना बॉन्ड किसको इशू किया है, आरबीआई बताने को बाध्य है। इसमें सीक्रेसी वाली बात कहां से आई? नेचुरल क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और अगर बॉन्ड को आप चाहते हैं कि उसमें नाम डिक्लेयर ना हो, तो वो आरटीआई के जरिए पूछा जा सकता है। चूंकि एक बार बैंक में जो चीज आ गई, उसके बारे में आरटीआई से सवाल किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सारे मामले को जब तक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के, बैठ करके, मशवरा करके, ये मान करके कि हमको इलेक्शन रिफॉर्म ढंग से करना है। और देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, अभी आपने पूछा कि भाई आपकी पार्टी जो है वो कितना ब्लैक मनी इस्तेमाल करती है। जाहिर है मेरा जवाब भी वही है जो नलिन कोहली जी का है, और बल्कि मैं उससे आगे बढ़ के कहूंगा कि भाई हमने अपनी पार्टी की तरफ से जो पैसा दिया और इलेक्शन लड़ने के लिए जो खर्च किया, वो बिल्कुल इलेक्शन रूल्स के मुताबिक है। लेकिन इंडिविजुअल्स जो हमारे या किसी भी पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, वो अपने पास से बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। अब अगर वो ब्लैक है, व्हाइट है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इल्जाम तो है। तो ये एक ऐसा मसला नहीं है कि आप कानून के जरिए से करें और वो भी दाएं बाएं से करने की कोशिश करें। मेरा कहना, फिर मैं वही कहूंगा कि अगर नीयत ठीक है तो मोदी जी चुनाव के फौरन बाद कहें, आपने कहा कि साहब कानून बनाने का वक्त है, इनकम टैक्स के अंदर अगर बदलाव करना है तो इस पे क्या, तो आप ऑर्डिनेंस ला करके करिए, इसको सबसे मशवरा करिए, मशवरा करने के बाद कहिए मैं ऑर्डिनेंस ला रहा हूं, ऑर्डिनेंस लाइए, आप कर दीजिए उसको। किसने मना किया है? नहीं, ये तो बगैर मशवरे की बात करेंगे तो मीम अफजल साहब, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। नलिन, सवाल मेरा गलत डायरेक्ट हो गया। सवाल दरअसल आपसे पूछा जाना चाहिए कि आरबीआई तो आरटीआई के दायरे में आता है। अगर कोई आदमी एस बॉन्ड लेता है जो बैंक के अंदर डिक्लेयर है, उसका नंबर डिक्लेयर है, तो कोई भी आरटीआई लगा के पूछ सकता है कि यह बॉन्ड किसने खरीदा। और इस देश में कई खुराफाती लोग हैं जो ये काम करेंगे। पहली बात है दीपक जी, आरटीआई के दो पहलू हैं, मैं दोनों को अलग अलग डील करूंगा। इनकम टैक्स के डिटेल्स किसी के भी आरटीआई के तहत नहीं आते, आपके, मेरे, किसी और के भी आप आरटीआई के माध्यम से नहीं ले सकते। बैंक डिटेल्स की मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ये भी आरटीआई के माध्यम से नहीं ले सकते। तो जो फंड जाना ही बैंक के माध्यम से है, तो मुझे नहीं पता क्या फाइनल रूल्स बनेंगे, लेकिन एक वकील के नाते मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोटेक्शन रहेगी कि अगर नलिन कोहली या दीपक चौरसिया या श्रवण गर्ग जी, कोई हो, मीम अफजल साहब, अगर मान लेते हैं 2000 रुपए के 4 बॉन्ड हम खरीदते हैं, हम आरबीआई को पैसा ट्रांसफर करते हैं, हमें बॉन्ड डिलीवर होगा और हम उसको राजनीतिक पार्टी के नाम पर लिख देते हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जो मर्जी पार्टी लिखकर, और उस पार्टी में जमा कर देते हैं। तो वो इसके दो चीजें हुए ट्रांजैक्शंस। एक है कि बैंक से पैसे गए, जहां पर लॉजिकली मुझे लगता है, पर जानकारी नहीं है, ये तो इवेंचुअल रूल्स में पता पड़ेगा, कि मेरे बैंक डिटेल्स पब्लिक नहीं हो सकते। आरबीआई अगर आरटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो यह हो सकता है कि आरबीआई ने कितने बॉन्ड्स दिए, किस मात्रा में वो बॉन्ड्स आए, लेकिन किसने खरीदा, फिर वो लिंक हो जाएगा अगेन बैंक अकाउंट से। तो ये एक विषय हो सकता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो आपके इनकम टैक्स के पॉइंट अंदर जाएंगे, झलकेंगे। तो इसीलिए मुझे इस पर कुछ संदेह है। अब सेकंड प्रश्न जो है आरटीआई से लेकर, वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज को लेके। इस बात को भी हमने कई बार रखा है। देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। एक है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके, एक है डिसीजन मेकिंग को लेकर। जहां तक डिसीजन मेकिंग को लेकर चर्चा है कि जैसे
एक चुनाव में नलिन कोहली को टिकट मिली या नहीं मिली, दीपक चौरसिया को मिल गई, क्यों मिली, किस आधार पे हुई। तो ये प्रक्रिया जो है एक राजनीतिक प्रक्रिया है, कोई ऐसा कोई रूल्स नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तय होगा इस व्यक्ति को इस पद पे बिठाएंगे या इस व्यक्ति को संगठन में ऐसा रखेंगे या इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, इस व्यक्ति को नहीं लड़ाएंगे। तो इसीलिए ये पार्ट जो है आरटीआई के लिए रेजिस्ट होता है और मैं मानता हूं लॉजिकली सही है कि रेजिस्ट होना चाहिए। पार्टी निर्णय कैसे ले, किसके लिए ले, किस आधार पे ले, वो पार्टी का अधिकार है। नहीं सेकंड इशू जो है फाइनेंशियल, ठीक है, मैंने मानी आपकी बात, मैंने मानी आपकी बात। टिकट और ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स पर नहीं, बट चुनावी चंदे के मुद्दे पर, इलेक्शन में खर्चे के मुद्दे पर, आपने कितने करोड़ों के प्लेन उड़ाए हैं इसके मुद्दे पर, आपने कितना का एडवर्टाइजमेंट दिया है इस मुद्दे पर तो जवाब देने का अधिकार होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को। मुझे नहीं, पर मैं उस पे आ रहा था जो फाइनेंशियल पार्ट्स हैं, एज पर रूल्स जो हो सकता है बिल्कुल आ सकता है। इसमें कोई ऐसा मतलब कोई विशेष जैसे मैं कहूं कि इसको हम ऐसी सोच इसके अगेंस्ट उतनी नहीं है कि हां आ सकता है ऐसे। और मैं मानता हूं कि ये जो 2000 रुपए का जो एक प्रोसेस किया गया है, ये सारी चीजें जो है इवेंचुअली वहां तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि जब आपके फंड्स अकाउंटेबल फंड्स आते जा रहे हैं तो लॉजिकली ये प्रश्न जवाब हो सकता है। तो मुझे लगता है इसमें सहमति बन सकती है। मैं इस विषय को नहीं मानता कि ये बिल्कुल सहमतिहीन रहेगी। सहमति बन सकती है क्या मुफज्जल साहब की पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ सेक्शंस को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए? आप एग्री करेंगे इस पर? देखिए, मैंने फाइनेंशियल पार्ट बातचीत हो देखिए, आज ये बहस अवाम के अंदर आ गई है। मैं ये भी मानता हूं कि आज लोगों में ख्वाहिश है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पारदर्शिता बरतें, फाइनेंस को लेकर के, जो मॉनेटरी मामलात हैं उनको लेकर के, चंदे को लेकर के। चंदे का जो मामला है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, बहुत सी चीजों पे चंदा हुआता है। चंदा देने वाले या तो नहीं चाहते हैं कि चंदे का हिसाब पता लगे लोगों को कि हमने इतना चंदा दिया है, कहीं कहीं जो चंदा लेते हैं वो नहीं चाहते कि चंदा पता लगे लोगों को कितना चंदा उनके पास आया, किसने दिया। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उस दायरे में देखी जा सकती हैं। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि अगर सरकार ये चाहती है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो तो उसमें खाली फंडिंग की बात नहीं है, इसको बहुत थॉरोली डिस्कस करना पड़ेगा। जो एक सजाव आता है कि साहब इलेक्शन जो है वो स्टेट फंडिंग होना चाहिए, आपका जितना वोट है उसके हिसाब से आप पैसा जमा कराइए और फंडिंग करे सरकार, उसमें ये होगा जिनका कम होगा और जिनका ज्यादा है उनका बढ़ता चला जाएगा। तो हर चीज के कुछ पहले नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। आप कोई भी सिस्टम ले आइए, उस सिस्टम के अंदर आपको खराबियां थोड़े दिन के अंदर नजर आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेंज तो एमिनेंट है, चेंज तो होना ही चाहिए और चेंज होती है। अगर चेंज ना हो तो दुनिया नहीं चल सकती है। हम बहुत सी चीजों से सीखते हैं, बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं और जो चीजें हम समझते हैं कि ठीक नहीं है तो उनको हम रिजेक्ट भी करते हैं, उनको अलग भी करते हैं। तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए तैयार हो तो कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, हम कभी मना नहीं किया, लेकिन सब बैठने को तैयार है। यही बीजेपी जो आज पारदर्शिता की बात कर रही है, आपने भी एक सवाल पूछा कि भाई दो बड़ी पार्टियां, इनके पास पैसा बहुत है, हमारे ऊपर इल्जाम है कि हम भी चंदा लेते हैं, हम तो बकौल इनके 70 साल से देश को लूट रहे हैं, तो हमारे लूटने के बाद भी हमारा चंदा इनसे कम क्यों है जो 2.5 साल से आए हैं? यह सवाल भी तो सवाल पूछना चाहिए आवाम को कि आज भारतीय जनता पार्टी का चंदा हमसे अचानक ज्यादा कितना हो गया। अफजल साहब, जो बड़ी पार्टी होती है इलाके की वो वसूलती है, गांव में व्यापारियों से, बड़े धन्ना सेठों से, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, सेंटर में जो बड़ी पार्टी होती है, जो पावर में आती है उसका चंदा बढ़ जाता है, जो पावर से जाती है उसका चंदा घट जाता है। ये एडीआर की रिपोर्ट्स बताती है, मैं नहीं बताता हूं। और मैं साफ बोल रहा हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां चंदा वसूलती है, चंदा मिलता नहीं है। नहीं, ये बात आपकी जो है वो लॉजिकली ठीक लग रही है। एडीआर की क्या रिपोर्ट है मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैं ये बात मानता हूं। अब आप देखिए, खास तौर पर बंबई के अंदर एक पार्टी है
उसके बारे में एक जनरल राय है लोगों की कि जबरदस्ती वसूलियाबी होती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक है, मेरा ख्याल है ऐसा इमेज उसका न कभी बना है और शायद आगे भी नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए कहां पर ऐसी शिकायतें आई कि हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती लोगों से चंदा वसूल किया है। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए, इसकी वजह सिर्फ वसूलियाबी नहीं है, इसकी वजह लोगों का लालच भी है कि जो पावर में है उससे काम पड़ेगा, इसलिए इनको ज्यादा चंदा दो। और ये काम करते हैं लोग, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ना नलिन कोहली इनकार कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। नलिन भाई, आपको क्या लगता है जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं, आप उसी लाइन पे चलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी चंदा वसूलती नहीं है? भाई हम तो नहीं वसूलते हैं, जबकि हकीकत सबको पता है कि सब नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक चंदा एक तरह से वसूलते हैं। मैं इसको नहीं मानता दीपक भाई। इसका कारण है क्योंकि आज जो हम एक मीडिया एक्टिविज्म के टाइम पे आ गए हैं, जहां सोशल मीडिया है, जहां पर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों मिलाकर इस प्रकार की चीज इतने मैसिव स्केल पे जैसे आप कह रहे हैं नहीं होती। अगर कोई भी करता है, कोई व्यक्ति करता है, कोई पार्टी लगती है, कोई उस पार्टी का कोई अंक या इकाई करती है, तो आज मीडिया में ऐसी खबरें आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं इसको नहीं स्वीकार सकता। ये जरूर हो सकता है कि जैसे पार्टी का वर्चस्व बढ़ता है, उसकी रीच बढ़ती है, लोग उनको लगता है, क्योंकि ये भी एक इंसान की एक खूबी है कि चढ़ते सूरज की तरफ सब लोग देखते हैं, तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि नहीं ये पार्टी अच्छी है, इसके साथ जुड़ना चाहिए। हमारे हमारे साथ अब जुड़े भी तो 10 करोड़ से अधिक लोग हैं, 11 करोड़ लोग अब पार्टी के सदस्य बने। तो ये तो हमारे 2014 में सरकार आने के बाद और बड़ी, जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा पार्टी का विस्तार हो, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? तो इसलिए भी है कि पार्टी जब दिखती है, बढ़ रही है, तो ये मैं इसको अलग रूप से देखता हूं। और आज के दिन में अगर आप देखें, रिपोर्ट्स भी देखेंगे, न्यूज रिपोर्ट्स की, कई ऐसे पार्टियों जिन्होंने वसूलने की या हड़पने का प्रयास किया है, ऐसे रिपोर्ट्स अक्सर आए हैं पास में। इसलिए मैं इस बात को नहीं स्वीकारता। ठीक है, श्रवण गर्ग, आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टी वाकई सुधार चाहती है या पुराने ढर्रे पर चलना चाहती है? क्योंकि चुनाव के अंदर अब अंधाधुंध पैसा खर्च होने लग गया है, पैसे का चुनाव हो गया। अगर परसेप्शन बनाना है तो पैसा, अगर परसेप्शन खराब करना है तो पैसा, कम्युनिकेशन के लिए पैसा, मैनेजमेंट के लिए पैसा, हेलीकॉप्टर के लिए पैसा, कार के लिए पैसा, सब कुछ। और सबसे अलग बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो खर्चा करती है, चुनाव आयोग उस पर सवाल भी नहीं करता है। अनडिस्क्लोज खर्चा पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। देखिए, इसमें 3 चीजें हैं जो आपने कही, उसके 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल नहीं चाहती हैं, ईमानदारी से पूछा जाए, कि ये चंदे का जो पूरा काम है ये पारदर्शी हो जाए और लोगों को पता चले कि उनके पास चंदा कहां से आया और किसने दिया। तो ये बड़ा ईमानदारी का संकट है राजनीतिक क्षेत्र में। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का कोई संकल्प लेती है तो ये बहुत शक की नजर से भी देख सकते हैं और तारीफ की नजर से भी देख सकते हैं कि वो ऐसा करने जा रही है। दूसरा मुद्दा यह है कि आरबीआई के बॉन्ड्स की जो बात आपने कही, तो उसमें आरबीआई एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। अब इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो कैश ट्रांजैक्शन 3 लाख से ऊपर का प्रतिबंधित है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर बॉन्ड्स खरीदना है आपको, तो या तो चेक्स के जरिए आप पैसा देंगे या आपको डिजिटल पेमेंट के जरिए बॉन्ड्स खरीदना है, और वो बॉन्ड्स आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। मुद्दा यह है कि अगर मैं डिजिटल तरीके से या चेक के जरिए बॉन्ड्स खरीदता हूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा बॉन्ड खरीदा और कितना बॉन्ड खरीदा और मैंने किसको दिया। इसमें बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां, उनकी हालत बुरी खराब हो जाएगी, इसलिए कि कोई भी आदमी बॉन्ड्स खरीदने नहीं जाएगा और बॉन्ड्स के जरिए पैसा नहीं देना चाहेगा जी। इसलिए ये बॉन्ड्स का जो पूरा मामला है, ये बहुत उत्साहजनक नजर नहीं आता है। तीसरा मुद्दा जो है, जी आप कुछ कह रहे हैं सर? अफसोस मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे अगले प्रोग्राम की तरफ जाना है। लेकिन ये मुद्दा पब्लिक की डिस्कशन में रहे।